नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस में जाना ये दुनिया के लिए अचंभा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका समेत सारी दुनिया को बता दिया है कि हम किसी को भी बॉस नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। उधर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध फैलता जा रहा है। उसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है कि तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान सभी को तेल बेचता रहा है। ईरान से रशिया यानी रूस तेल लेता है, फिर रूस से हम लोग लेते हैं। ये सारा सर्कल है इंटरडिपेंडेंस का। लेकिन इस सारे जो ये कुचक्कर है एक तरह से पूरी दुनिया में, अगर हम लोगों को बड़ा ध्यान दिया हम लोगों ने, तो हम ये समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। देखिए, 5 देश हैं विटो पावर वाले यूनाइटेड नेशंस में, जिनकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 देश हैं जिनकी पूरी दुनिया में धाक चलती है, जिनकी मानी जाती है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, 5 देश हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं पर भी अगर कुछ होता है, इनमें से 2 या 3 देश इन्वॉल्व होते हैं। अब इन 5 की गेम देख लीजिए आप, कि एक साइड 2 देश हो जाते हैं, दूसरी साइड 2 देश हो जाते हैं, जैसे 3 देश हो जाते हैं इकट्ठे, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो हमारे 2 खेमे हैं, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप अगर देखेंगे सीरिया का हाल, सीरिया को रूस सपोर्ट कर रहा था और एक धड़े को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, खत्म कर दिया पूरा देश। इन तीनों चारों देशों ने मिलकर के क्या मिला सीरिया को, स्पेशली सिर्फ सीरिया को ही अगर आप देख लें तो इराक, अमेरिका और इसके दोस्तों ने, इन सब ने मिलकर के इराक खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन को मारा जबकि वो अमेरिका का मित्र था, लेकिन जब अमेरिका को लगा कि ये देश तरक्की करेगा तो खत्म कर दिया सब ने मिलकर के। ईरान का वही हाल है। ईरान में इस समय जो नेता हैं, जो सरकार है, वो कट्टरपंथी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भाई वो अपने देश में काम कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन ये नेता हैं, पूरी दुनिया को ऑर्डर अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे कहीं का भी हो। जापान के पास सेना नहीं अमेरिका ने बनने दी, उनको बोला देखो तुम सेना नहीं रखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। सऊदी अरब के पास भी सुरक्षा का अधिकार अमेरिका ने ले लिए कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, तो अमेरिका या इजराइल के सामने ईरान की मदद करेंगे ऐसा कोई मुसलमान कंट्री तो बोल नहीं पाएगा। G7 कंट्रीज की जो मीटिंग हो रही है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा में अगर आप देखेंगे तो भारतीय झंडे का अपमान और कट्टरपंथियों द्वारा वहां पर भारत के खिलाफ, भारत के झंडे के खिलाफ हर तरह से हथकंडा अपनाया जाना और उसको लाइमलाइट में लेकर के आना वर्ल्ड मीडिया द्वारा, यह भी दर्शाता है कि दे वांट टू ओवर पावर इंडिया। लेकिन अभी वो गलत फहमी में है, भारत में अब वो संभव नहीं हो पाएगा। स्थिति ही ऐसी है क्योंकि नेतृत्व अच्छा है और लोग भी समझदार हैं, पब्लिक बड़ी समझदार हो चुकी है भारत की। आप ये देखिए कि इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में एक बात जो उभर करके सामने आती है वो होती है नागरिक, जनता, किसी भी देश की जनता। अमेरिका को देखिए, अमेरिका के लोग कितना बाध्य कर देते हैं अमेरिका की सरकार को कि तुम इजराइल की सहायता करोगे ही करोगे। अमेरिका को इसके लिए बाध्य होना ही पड़ता राजनीतिक ढंग से भी अगर देखें, क्योंकि उनका बेस स्टेशन बन चुका है वहाँ पर। हमारा जो एशिया का एक पार्ट है वहाँ पर इजराइल को उसने बना दिया कि देखो जी हमारा बेस है। अमेरिका ये मानता है कि अगर हमने उस क्षेत्र को कंट्रोल करना हो तो अमेरिका की सेनाएं वहाँ उतर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में बहुत सारे अमीर, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर अमीर जो वहाँ पे लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो सब इजराइल से हैं, यहूदी हैं। और जो यहूदी कौम है वो भारतीयों की तरह नहीं है। यहूदी कौम अपने देश से बहुत प्यार करती है। अब भारत का अगर कोई चला जाए, मान लो कोई अमेरिका में है, तो वो ये सिद्ध करने में लग जाता है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं अमेरिका के लिए ही काम करूंगा। लेकिन इजराइल यानी यहूदी अगर अमेरिका में है, वो साफ बोल देते हैं भाई अमेरिका के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा बड़ा प्यार है, लेकिन हमारा देश इजराइल है,
और इजराइल के ऊपर अगर कोई बात आती है तो आप उसके साथ खड़े होंगे। अब देखो, देश तो चलता है पैसे से, तो वहां पे क्योंकि पैसे वाले ज्यादातर वही है, तो वहां जो भी मर्जी सरकार हो उनको इजराइल का सहयोग करना ही पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जो इजराइल के नागरिक हैं उनके जैसा देशभक्त कोई नहीं है। इजराइल की दिक्कत यह है कि यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में कोई भी देश रहने ही नहीं दिया गया, और मुसलमान जो चाहे शिया चाहे सुन्नी, ये यहूदियों को पता नहीं किस कारण से अपना दुश्मन मानते हैं, या कहीं ना कहीं इनके अंदर में भय है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है शायद। जैसे भारत के खिलाफ है ज्यादातर, वैसे यहूदियों के खिलाफ भी है, इजराइल के खिलाफ भी है। लेकिन इजराइल की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, वहां के लोगों की भी, उनकी हिम्मत की। वो डरते नहीं है, छोटा सा देश था, डरते नहीं है, वो खड़े हो गए। ईरान ने बोला हम बम फेंकेंगे, कौन सा वाला, परमाणु बम। उसने बोला तेरे से पहले हम तेरे वैज्ञानिकों को मार देंगे, और मार दिए, 14-15 वैज्ञानिक मार दिए। और साफ साफ बोल दिया कि अब खुमैनी यानी वहां के ईरान के राष्ट्रपति का नंबर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, बोल करके। अच्छा, ये जो बोल करके अटैक करना, ये भारत ने अभी करा है। जब ये भारत ने एयर स्ट्राइक्स करे हैं तो भारत ने भी बोल करके करा। भारत में यहां देखो, हमारे कई नेता हैं, बोलते हैं आपने तो जी पाकिस्तान को पहले बोल दिया था हम अटैक करेंगे, और आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, उन वहां तो उग्रवादी मरे नहीं, वो रो रहेंगे हमारे इतने उग्रवादी मर गए, हमारे टॉप मोस्ट उग्रवादियों की लिस्ट आपने खत्म कर दी है। लेकिन भारत के नेता क्या बोलते हैं, उनको बताना नहीं चाहिए था। और इधर इजराइल हर को, ये ईरान को, हम भैया ये करेंगे तुम्हारे साथ, अब रोक लो तुम। तो ये मेंटेलिटी दर्शाती है, उनकी योग्यता दर्शाती है ये बात, कि वो जब भी काम करेंगे तो डर करके नहीं करते, निडर और होकर के और अग्रेसिव होकर के करते हैं, शांतित होकर के करते हैं, और उनको पता है कि उनको क्या करना है। भारत को ये सीखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी जो हमारा वो धुआं खत्म नहीं हुआ, हमारे जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज गिरा अहमदाबाद में, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिर गया, परिवार खत्म हुए हैं। बहुत दुखद हादसे होते चले जा रहे हैं। अभी वो न्यूज, उनका रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन पूना में एक पुल ढह गया। अब ये जो लचर व्यवस्था भारत के हर राज्य में है, आप जिस राज्य में भी हैं, आप बड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे स्थानीय मुद्दों के बारे में तो हम भूल जाते हैं, या यूं कहिए कि हम मौन धारण कर लेते हैं, हम घबराने लगते हैं बात करने से भी। और यहीं पर आकर के जो नेता हैं, इनकी योग्यता और अयोग्यता निर्धारित हो जाती है। ये सब अभी चल ही रहा था। हरियाणा में एक न्यूज आई है हरियाणा से, कि हरियाणा के जिंद जिला है, इलाका है जिंद का, वहां पर जो आशा वर्कर्स हैं उनको दोषी ठहराया गया हरियाणा की सरकार द्वारा। किस लिए? क्योंकि जींद क्षेत्र में अगर गांव में लड़कियों से अधिक लड़कों का जन्म हो, उसका दोष आशा वर्कर्स को दिया जा रहा है हरियाणा की सरकार द्वारा। हां, ये उनको पत्र भेजे गए हैं, आप सर्च मारिएगा तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो इजराइल और इजराइल के जो नागरिक हैं उनकी योग्यता, देशभक्ति, उनकी निर्भयता, और एक हमारा देश है, हमारे नेताओं की योग्यता, और हम जो यहां के नागरिक हैं, हमारी समझ कि हम स्थानीय मुद्दों के प्रति कितने समर्पित हैं। यही कारण है कि कहीं भी अगर आप चले जाएं, आपके यहां पानी नहीं है और ट्यूबवेल लगा देंगे, 200 करोड़ 500 करोड़ की नई जल परियोजना, सिंचाई जल परियोजना लगा देंगे, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा देंगे। अरे भैया, नदियों तो सूख गई, पानी कहां से आएगा? नदियों की तरफ तो आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जनता भी ध्यान नहीं देती, जनता पूछती भी नहीं है, तो नेता क्यों पूछेंगे और ध्यान क्यों देंगे नेता? हिमाचल में जिला ऊना है, जिला ऊना की स्वान नदी है, पूर्णतया एक तरह से आपको बताऊं छोटा सा, इतना सा बहाव रह गया एक नाले की तरह, और वो भी परमात्मा ना करे आने वाले कुछ थोड़े से समय में खत्म हो जाएगा। नेताओं को तो बधाई देंगे कि नेताओं ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन जनता
आपको, हमको, हम सबको सोचना पड़ेगा भाई पानी लेने के लिए कहाँ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिला ऊना एक ऐसा डेस्टिनेशन बना, बड़ी जल्दी हमारी जनसंख्या बढ़ गई जिला ऊना में। कारण क्या था, पहाड़ी के क्षेत्रों से, पहाड़ी जिलों से लोग माइग्रेट करके जिला ऊना में आए। अब जिला ऊना का पानी खत्म होने लग गया, नदी ही मर गई। अब ये कहां जाएंगे, जिला ऊना के लोग अब कहां माइग्रेट होंगे। और होना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही फैलती है, और जैसे अगर नदियां नष्ट हुई तो सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं।